स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। मौर्यकालीन जो सामाजिक जीवन है उसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। कौटिल्य ने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का उल्लेख किया है। ये प्राचीन काल से ही वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है। इन्हीं वर्णों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शूद्रों को आर्य कहा। शूद्रों को क्या कहा? आर्य। आगे देखो, कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी वर्ण संकर जातियाँ? अम्बष्ट, निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुलकस, वेन, चांडाल, शौपाक आदि थी वर्ण संकर जातियाँ। वर्ण संकर जातियों का निर्माण कैसे हुआ? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं? महिला और पुरुष अलग अलग वर्णों के होते हैं। देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार लगा लो, खूब इम्पोर्टेंट है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में या 7 वर्गों में विभक्त किया। ये सही नहीं था भारतीय समाज के बारे में। यदि वर्णों की बात आई तो भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। जातियों की संख्या है तो वो 7 से अधिक थी। तो यहाँ मेगस्थनीज गलती कर गया, भारतीय समाज के बारे में समझ नहीं पाया। तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। ये जातियाँ आपको याद करनी है। पहली कौन सी है? दार्शनिक। दार्शनिक में कौन आते थे? ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, परिवारजक आदि आते थे। इनकी संख्या कम थी, परंतु समाज में इनको अच्छा सम्मान प्राप्त था और ये विद्वान व्यक्ति थे। दूसरा है किसान। किसानों की सबसे अधिक संख्या थी। तीसरा है अहीर या ग्वाले। अहीर या ग्वाले और शिकारी भी इसी श्रेणी में आते थे। पशुपालक हो गए। चौथा है कारीगर या शिल्पी। 5वां है सैनिक। छठा है निरीक्षक या गुप्तचर। 7वां है सभासद। इन्हें मंत्री भी बोलते थे, काउंसलर भी बोलते थे। काउंसलर ये शासक वर्ग था। इनकी संख्या भी कम थी, परंतु शक्ति इनके हाथ में थी। तो इस तरह से मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा, जो सही नहीं है। याद रखना, इंडिका में ये चूक करी है किसने? मेगस्थनीज ने। अब अगला महत्वपूर्ण, वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो। मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। एक दूसरी बड़ी गलती मेगस्थनीज ये कर रहा है। मेगस्थनीज लिख रहा है भारत में दास प्रथा नहीं थी, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास बताए हैं? 9 प्रकार के। बड़ी क्लासों में तो दासों के प्रकार में भी प्रश्न पूछ लेता है। 9 में से किसी भी एक दास का नाम दे देगा और यह किस प्रकार का दास था। पर यहाँ हम इस लेवल पर सिर्फ ये याद करते हैं, मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा थी नहीं थी, परंतु कौटिल्य के अनुसार दास पर कितने प्रकार के थे? 9 प्रकार के। एक ये भी गलती करता है, कौन? मेगस्थनीज। भारत में दास प्रथा थी। भारत में दास प्रथा थी, वास्तविक रूप से दास प्रथा थी,
पर कौन लिखता है? नहीं थी, मेंगस्थ्रिज लिखता है। ये मेंगस्थ्रिज की गलती है। परिवार में स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में कुछ गिरावट आई और स्मृति काल में और भी गिरावट आई, परंतु स्मृति काल के बजाय मौर्य काल में अच्छी थी। इन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा की अनुमति थी। महिलाओं को अंगरक्षिकाएं बनाई जाती थी। एक इम्पोर्टेंट है रूपा जीवा। रूपा जीवा कौन है? वे महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करके अपनी आजीविका चलाती थी, वो क्या थी? रूपा जीवा। समाज में गणिकाओं एवं वेश्याओं का भी उल्लेख है मौर्य काल में, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणिकाध्यक्ष का उल्लेख है। ये गणिकाध्यक्ष क्या करता था? गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण करता था। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, राजा का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के वर्णाश्रम धर्म का ध्यान रखें, मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। एक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी 4 बार इम्पोर्टेंट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फिर था उज्जैन, वाराणसी आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ब्रह्मशिला विश्वविद्यालय और ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय। तो कौन सा करोगे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृह मतलब रंगशालाओं या जहाँ नाटक किए जाते हैं का उल्लेख मिलता है, और महिलाएं जो रंगशालाओं में नाटकों में भाग लेती थी उनके लिए शब्द काम में आया है रंगोपजीविनी, और जो पुरुष रंगशाला में भाग लेते थे उनके लिए शब्द काम में आया है रंगोपजीवी। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर देखें। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या करोगे? मेंगस्थ्रिज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। इम्पोर्टेंट है, और ये 7 आपको याद भी करनी है। तीसरे नंबर पर कौन थे? अहीर या ग्वाले। पहले पे कौन थे? दार्शनिक, और इसको क्रम में भी याद करना है। पहला कौन? दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर या ग्वाले पशुपालक, या चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक गुप्तचर, और सातवां सभासद मंत्री या काउंसिलर। खूब इम्पोर्टेंट है, याद करोगे। दूसरा प्रश्न जो याद करना, मेंगस्थ्रिज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। दूसरा प्रश्न यह था, परंतु कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। अगला जो प्रश्न है वो रूपा जीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं के कार्य का निरीक्षण करते थे। एक इम्पोर्टेंट हो गया, प्रमुख शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला। ये इम्पोर्टेंट है, बस आप तो 4 प्रश्न याद कर लेना। कौन से? मेंगस्थ्रिज ने भारतीय समाज को कितने जातियों में बांटा? 7 में। इनके नाम भी याद करने हैं, दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। दूसरा प्रश्न है, मेंगस्थ्रिज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार दास कितने थे? 9। तीसरा प्रश्न है, रूपा जीवा कौन थी? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली। और चौथा था, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य काल में अनेक जातियों का विकास हो चुका था। तंतुवाय, ये कौन थे? जुल्लाहा। सुवर्णकार, ये कौन थे? सुनार। रज्जुकार, ये कौन थे? धोबी। चमरकार, ये कौन थे? चमार।
करमार ये कौन थे? लुहार। कुटक ये कौन थे? बढ़ई। इस प्रकार से मौर्य काल में अनेक जातियों का विकास हो चुका था। अब एक शब्द आता है अनिष्कासनी। अनिष्कासनी इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये शब्द आया है। अनिष्कासनी क्या होता था? जो स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी उनको अर्थशास्त्र में अनिष्कासनी कहा गया है। एक बार पुनः सुन लो, अनिष्कासनी। जो स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी अर्थशास्त्र में उन्हें अनिष्कासनी कहा गया है। सती प्रथा का प्रमाण अर्थशास्त्र में नहीं है। मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु यूनानी लेखकों के अनुसार उत्तर पश्चिम में मर्द सैनिकों के साथ उनकी पत्नियां सती होती थी। मतलब सती प्रथा का उल्लेख किया है उत्तर पश्चिम भारत में, और ये उल्लेख किसने किया है? यूनानी लेखकों ने, कि जो सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी उनकी पत्नी सती होती थी। आगे देखो, मौर्य काल में विवाह की आयु लड़के की थी 16 वर्ष और लड़की की आयु थी 12 वर्ष। ये भी याद करना है। लड़के की थी 16 वर्ष और लड़की की थी 12 वर्ष। एक है छंदवासिनी। छंदवासिनी का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में है। क्या है छंदवासिनी? समाज में ऐसी विधवाएं जो पुनर्विवाह नहीं करके स्वतंत्र रूप से जीवन बिताती थी उन्हें छंदवासिनी कहा गया है। छंदवासिनी तो कौन होगी? ऐसी विधवाएं जो पुनर्विवाह नहीं करके स्वतंत्र रूप से जीवन बिताती थी। और एक शब्द था अनिष्कासनी। ये कौन थी? ऐसी स्त्रियां जो घर से नहीं निकलती थी, अर्थशास्त्र में उनके लिए अनिष्कासनी शब्द काम में आया है। और छंदवासिनी वो थी जो विधवा पुनर्विवाह नहीं करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, आसुरिया पश्या या अवरोधन या अंतपुर। ये कौन सी महिलाएं थी? ऐसी महिलाएं जो सम्राट की अंगरक्षिकाएं नियुक्त होती थी। सम्राट की अंगरक्षिकाएं कहलाती थी आसुरिया पश्या। अब एक ये याद करो, इम्पोर्टेंट है, धर्म के बारे में। देखो, मौर्य सम्राट अशोक तो था बौद्ध, परंतु प्रारंभ में ये हिंदू एवं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और यहाँ वैदिक धर्म प्रचलन में था। मेगस्थनीज ने डायोनियस किसके लिए प्रयोग किया है? शिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। मेगस्थनीज ने डायोनियस किसके लिए किया है? शिव। और हेराक्लीज ये कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। मतलब इस समय शिव और कृष्ण की पूजा की जाती थी, जिसका उल्लेख किसने किया है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने शिव का किस रूप में उल्लेख किया है? डायोनियस। और कृष्ण का किस रूप में उल्लेख किया है? हेराक्लीज। आपकी एग्जाम में प्रश्न आता है, मेगस्थनीज के अनुसार डायोनियस थे, फर्स्ट ऑप्शन में शिव, दूसरे में विष्णु, तीसरे में कृष्ण और चौथे में इंद्र। तो डायोनियस क्या करोगे? शिव। और कृष्ण के लिए क्या करोगे? हेराक्लीज। एक प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ कौन पढ़ा है? कौशल का राजा प्रसेनजित। कौशल का राजा कौन हो गया? प्रसेनजित। और मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक बार पुनः देखो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब मौर्य काल में अनेक जातियों का उल्लेख हो चुका था, आप कर लोगे। एक तो ये कर लोगे, अनिष्कासनी इम्पोर्टेंट है। जो स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी अर्थशास्त्र में उनके लिए अनिष्कासनी शब्द का उल्लेख किया गया है। सती प्रथा का प्रमाण अर्थशास्त्र में नहीं है, यूनानी लेखकों ने किया है। एक ये करोगे, विवाह की आयु लड़के 16 वर्ष, लड़की 12 वर्ष। एक छंदवासिनी, समाज में ऐसी विधवाएं जो पुनर्विवाह नहीं करके स्वतंत्र रूप से
जीवन बिताती थी। अर्थशास्त्र में क्या कहा है? छंदवासिनी। एक आसुरिया पश्या या अवरोधन अंतपुर, ऐसी महिलाएं जो सम्राट की अंगरक्षिकाएं नियुक्त की जाती थी। मैक्सनीज के अनुसार डायोनियस कौन है? शिव। हेराक्लीज कौन थे? कृष्ण। और शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। मान लो केवल ही आप 2 ही प्रश्न करो तो कौन सा करोगे 2 प्रश्नों में? एक तो ये अनिष्कासनी, जो स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी। एक विवाह की आयु, लड़के 16 वर्ष, लड़की 12 वर्ष। एक छंदवासिनी, ऐसी विधवाएं जो पुनर्विवाह नहीं करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी। एक ये डायोनियस शिव, हेराक्लीज कृष्ण और तक्षशिला विश्वविद्यालय। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा सामाजिक जीवन पूरा हो गया।